हेलो क्लास। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बच्चे। सही बच्चे कैमरा गुड को आफ्टरनून। सही बच्चे कैमरा को ऑन कर लेंगे। ओके, तो अभिनव प्रीवियस क्लास में अभिनव यस सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सैलरी का एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग को बच्चे बनाने के लिए, हाउ टू कैलकुलेट बेसिक सैलरी। यस या नो? सही बच्चे को आवाज आ रहा है क्लियर? सही बच्चे को आवाज क्लियर आ रहा है? एक मिनट बच्चे, आप लोग खुद से आवाज को म्यूट कर लेंगे। सही बच्चे, हाँ अब बताइए, क्या सही बच्चे को आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर आ रहा है। ओके, आवाज को बच्चे आप लोग खुद से म्यूट कर लेंगे, अदरवाइज हम म्यूट कर देते तो क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं। और कैमरा को ऑन करेंगे सही बच्चे। जिन बच्चे का कैमरा ऑन नहीं रहेगा बच्चे हम क्लास से रिमूव कर देंगे। सर एक क्वेश्चन था। हैंड रेज कीजिए बच्चे। हाँ बोलिए अभिनव। यस सर, बोल रहे थे सर जो ग्रेड पे होता है सर वो बेसिक सैलरी में सर ईयरली ऐड होता है या मंथली ऐड होता है? देखिए, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम बताए थे आपको, ग्रेड पे एक ही बार होता है, ठीक है। जो सैलरी पे स्केल बताए थे वो पे स्केल में समझाए थे आप लोगों को कि वो ईयरली इंक्रीमेंट होता है, ईयरली बढ़ता है, लेकिन कब तक? जैसे आपको बताए थे ना 11,300, फिर बताए थे 17,000, 17,000। अभिनव आप तो पिछले क्लास में थे। तो ये एक ही बार होता है। कुछ कुछ वर्ड है जिसको हम चाहेंगे आप लोग को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। होगा तो हम आपको नोट सेंड कर देंगे बच्चे, खाली आप अभी समझिए सही बच्चे इसको, वर्ड को। एक क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बोनस। बच्चे बोनस क्या होता है? तो जनरली इसका मीनिंग क्या कर रहा है कि बोनस का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉई को जो एम्प्लॉयर के तरफ से बेसिक सैलरी के अतिरिक्त, यानी एडिशनल ऑफ क्या, बेसिक सैलरी, तो सैलरी के बेसिक सैलरी के अतिरिक्त उसको कुछ बोनस के रूप में अमाउंट क्या होता है, मतलब रिसिप्ट बेसिस पर, ड्यूज बेसिस पर नहीं, रिसिप्ट बेसिस पर इसको इंक्लूड किया जाता है बेसिक सैलरी में, इसको सॉरी ग्रॉस सैलरी में। लेकिन याद रखना है कि जिस ईयर बोनस प्राप्त करता है उसी वर्ष के जो ग्रॉस सैलरी होगा उसी पर, जैसे मान लो अब 90-20 है तो 90-20, 21-22 के लिए क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। तो उस प्रीवियस ईयर में जो भी वो बोनस रिसीव किया, जिस ईयर रिसीव करता है उसी ईयर में उसके ग्रॉस सैलरी का वो पार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि 90-20 में रिसीव किया और वो पार्ट होगा आपका 2021 में। यानी जिस ईयर बोनस रिसीव करता है कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, उसी वर्ष उसके जो ग्रॉस सैलरी होता है उसमें शामिल किया जाता है। ठीक, कमीशन भी यही चीज है। कोई भी कभी कभी ऐसा होता है कि कमीशन जो होता है सो आपको सेल के ऊपर में
जो अधिक से अधिक कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से कहा जाता है कि एक टारगेट समझते, टारगेट कि हाँ भाई आपको 500 क्वांटिटी या 500 पीस आपको बेचना है, इस पर आपको 10% हम क्या करेंगे, कमीशन देंगे। तो वो भी एम्प्लॉय के लिए इनकम हुआ, और वो इनकम उसके ग्रॉस सैलरी में क्या किया जाएगा, जैसे बोनस को ऐड करेंगे वैसे ही आपको कमीशन को या कोई भी फी होगा, ठीक है, तो उसको हम उसमें क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी में ऐड करेंगे। इसी प्रकार से है एक ओवर टाइम पेमेंट। ओवर टाइम पेमेंट का मतलब ये जानते हैं, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कि हाँ भैया 8 घंटे का आपका क्या है, जॉब है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है, ये सब फैक्ट्री में जनरली होता है, ऑफिस में भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो एम्प्लॉई जो है, सो एम्प्लॉयर के यहाँ जो समय निर्धारित किया गया था उस समय से जितना ज्यादा वो काम किया, उस एक्स्ट्रा काम करने के ऊपर में जो भी एम्प्लॉयर के तरफ से एम्प्लॉय को प्राप्त होता है वो एम्प्लॉय के लिए इनकम कहलाएगा, और जिस ईयर प्राप्त करेगा उसी साल का वो इनकम कहलाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं ओवर टाइम, ओवर टाइम पेमेंट्स। ये तीनों वर्ड क्लियर हुआ बच्चे, बताओ। 1 मिनट हम सभी को ये कर रहे हैं। तीन पॉइंट अभी बताए बच्चे, फर्स्ट बोनस, सेकंड कमीशन फी, और तीसरा क्या, ओवर टाइम पेमेंट। क्या ये तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में आ गया तीनों पॉइंट? यस सर। ओके। एडवांस सैलरी भी समझाए थे, एडवांस सैलरी बताए थे कभी कि अगर मान लो एडवांस सैलरी किसको हम कहेंगे बच्चे, ध्यान से सुनना। एडवांस सैलरी क्या, कि अगर मान लो मेरा प्रीवियस ईयर अप्रैल टू मार्च है, अब उस मार्च मंथ में हम अगले साल का क्या किए, अप्रैल मई जून का क्या किए, सैलरी मार्च में ले लिए, रिसीव कर लिए। तो काम नहीं किए लेकिन उसका सैलरी हम क्या किए, एम्प्लॉयर से पहले एडवांस में ले ले लिए। लिए। तो जिस अकाउंट जिस ईयर में वो रिसीव किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा, उसी ईयर का वो इनकम माना जाएगा एम्प्लॉय के लिए, और वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। समझ में आया बच्चे? यस सर। सर एडवांस सैलरी का तो सर लिमिटेशन होता होगा ना, जैसे साल में से। एडवांस सैलरी को या फिर अच्छा इसमें आपको एरियर्स ऑफ सैलरी भी है, यस सर, एरियर जो होता है। ये दोनों अगर आपको बका, ठीक है, वो अगले अकाउंटिंग ईयर में टैक्सेबल नहीं, अगले असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। मान लो कि 9 महीना का हम मतलब 12 महीना का सैलरी तो टैक्सेबल होगा ही, और 3 महीना हम एक्स्ट्रा ले लिए तो 15 महीना का सैलरी इस प्रीवियस ईयर में मेरा टैक्सेबल होगा, प्रीवियस ईयर का इनकम करे असेसमेंट ईयर में। तो अगर हम जिसका एडवांस लिए हैं जब वो ईयर आएगा तो उस साल मेरा 9 मंथ का सैलरी टैक्सेबल होगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए, सैलरी के बाद इसका सेकंड पॉइंट टॉपिक हम लोग लिखेंगे अलाउंस। अलाउंस
एक बार सर एरियर बता दीजिएगा। एरियर का मतलब था ड्यू, मतलब जो सैलरी इंप्लॉयर इंप्लॉय को नहीं दिया, रोक करके रख लिया, तो उस प्रीवियस ईयर में तो उसका मतलब क्या हुआ, इनकम तो नहीं हुआ, तो वहां पर टैक्सेबल नहीं हुआ। लेकिन वही ड्यू अगर अगले ईयर में आप रिसीव कर रहे हो बच्चे, तो फिर वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। अलाउंस इज, सही बच्चे लिखेंगे इसको, is fixed monetary amount, allowance is a fixed monetary amount paid by the employer, जसवंत, hello, जसवंत बोल। अभिनव, इसीलिए म्यूट कर देते हैं आप लोगों को। देखो, allowance is a fixed monetary amount paid by the employer to the employee for meeting some particular expenses, for meeting some particular expenses whether personal or for the performance of his duties. लिखिए, ये समझ में आया कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा जब एम्प्लॉई को एक मॉनेटरी बेनिफिट, सैलरी और बोनस, कमीशन, इस सब के एक्स्ट्रा, किस लिए, तो कोई भी खर्च को पूरा करने के लिए दी जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। अब वो विशेष खर्चे या तो नौकरी से संबंधित हो या जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको फुलफिल करने में कुछ खर्च करना पड़ता है। लिखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाउंस। फर्स्ट लिखेंगे बच्चे, fully exempted allowance, दूसरा लिखेंगे partially exempted allowance, और तीसरा लिखेंगे fully taxable allowance। fully taxable allowance सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे fully exempted allowance।
इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के अलाउंस को हम एम्प्लॉय के सैलरी में यानी ग्रॉस सैलरी निकालते समय हम उसमें इस सभी प्रकार के अलाउंस को ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जम्प्टेड है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। फर्स्ट लिखिए फॉरेन और ओवरसीज अलाउंस, इसमें ABCD करके लिखिएगा जो फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस है। देखिए फॉरेन और ओवरसीज अलाउंस मीनिंग ऐसे ही हम आपको समझाते जा रहे हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा, कि इस प्रकार के अलाउंस दी जाती है अगर मान लो भारत सरकार का कोई एम्प्लॉय है और वो विदेश में सेवा दे रहा है, फॉरेन कंट्री में वो सेवा दे रहा है, तो उसको एक अतिरिक्त इस प्रकार के अलाउंस मिलता है। यानी यह अलाउंस भारत सरकार द्वारा अपने भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिक कर्मचारियों को यानी एम्प्लॉय को भारत के बाहर सर्विस प्रोवाइड करने के एवज में दी जाती है। ओके, सेकंड लिखिए स्पेशल अलाउंस फॉर रीइंबर्समेंट, special allowance for reimbursement of expenses यस अंकु, सर ये किसका पॉइंट है? ये उसी का है, फुल्ली जो एग्जम्प्टेड अलाउंस लिखवाए ना Yes, उसके sir. लिए 4 गो एग्जांपल लिखवा देते हैं कि इसमें कौन कौन से अलाउंस आते हैं। तो एक बताए हैं फॉरेन एंड ओवरसीज अलाउंस, और ये सेकंड बता रहे हैं उसी में एग्जांपल में, ये स्पेशल अलाउंस फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस स्पेंट फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। यस अभिनव, रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है? क्या सर जो लिखवा है रीइंबर्समेंट का मतलब, रीइंबर्समेंट सर। हाँ, तो मतलब रीइंबर्समेंट मतलब क्या हुआ कि कर्तव्य पालन नहीं समझते हैं, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो आप निभाते हैं, यस सर। वही चीज कर रहा है कि स्पेशल अलाउंस फॉर रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। इसमें एग्जांपल में 4-5 को लिख लीजिए, इसमें कौन कौन आते हैं, नाम सुने होंगे आप। ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता नहीं देता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये टोटल जितना भी अभी लिखवाए हैं ट्रेवलिंग अलाउंस लेकर के। अच्छा एक और इसमें, हाँ यूनिफॉर्म अलाउंस तक, ये टोटल का टोटल अलाउंस आता है। ये स्पेशल अलाउंस फॉर क्या, रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस स्पेंट फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। और 3 नंबर में लिखिए, तीसरा एग्जांपल है इसका, अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। allowance to High Court and Supreme Court judges।
और लास्ट में लिखिए चौथा नंबर में, फॉर एग्जाम्पल अलाउंस रिसीव फ्रॉम UNO। अलाउंस रिसीव फ्रॉम UNO, ये टोटल का टोटल जितना भी बताएं बच्चे, ये फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस है। यानी इस प्रकार के अलाउंस अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो उसको ग्रॉस सैलरी निकालते समय आप इसको ऐड नहीं करेंगे। यस सर convenience- यस सर, बोल रहे सर कन्वेनियंस अलाउंस लिखवाया उसमें से गाड़ी उड़ी खरीदने के लग जाता है। आपका आवाज नहीं आ रहा है, जरूर जाइए। अब जा रहा है सर? यहाँ तो फुल आवाज हम किए हुए हैं। एक सेकंड सर। हेलो सर, अब जा रहा है? हाँ अब आ रहा है, बताइए। सर बोल रहे हैं सर कन्वेनियंस अलाउंस जो लिखवाया सर, उसमें सर गाड़ी उड़ी खरीदने के लिए जो पैसा दिया जाता है कंपनी के द्वारा, वही ना? नहीं, ये आपको एक जगह से दूसरे जगह, जैसे आप मान लो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, राजा बाजार से लेकर के गांधी मैदान जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पू से जाएंगे या बस से जाएंगे, तो इस प्रकार के जो भी सवारी कोई भी मिले उसके लिए अलग से पैसा दी जाती है ऑफिस के लिए, ऑफिस की तरफ से। वो आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। चलिए अब लिखिए पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस। यस ऋषि। सर यूएनओ का क्या होगा सर, मतलब किस टाइप का अलाउंस होता है यूएनओ से मिलता है? अरे हर एक देखना नहीं, हर एक स्टेट में तो जो जैसे बिहार की राजधानी पटना है तो पटना में भी UNO ऑफिस होता है ना। अब देखो नहीं, यहीं पर यहाँ तो है जी, पॉलिटेक्निक के पास में नहीं है। अब जब निकलते हो तो आप देखे हो कभी, तो उसमें कोई भी जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो कहता है उसको जो अलाउंस मिलता है, अलाउंस रिसीव फ्रॉम UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सही बोले जसवंत, गोलंबर के पास है, वेरी गुड जसवंत, ठीक बोला है, वहीं पर है। अब जो सेकेंड जो टॉपिक हम लोग का कहता है वो कहता है कि पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस का मतलब ये हुआ कि जो भी अलाउंस आपको कुछ अलाउंस इस टाइप के भी मिलेंगे जो कुछ हद तक टैक्सेबल है और कुछ हद तक क्या है वो एग्जम्प्टेड है। तो वैसा अलाउंस जिसका कुछ पार्ट टैक्सेबल हो और कुछ पार्ट क्या हो एग्जम्प्टेड हो, उसी को हम लोग पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस के अंतर्गत रखते हैं। ओके बच्चे, जिसमें सबसे पहला अलाउंस है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। सबसे फर्स्ट लिखिएगा हाउस रेंट अलाउंस। और आप लोग के पास मटेरियल है, अंकु बुक है आप लोग के पास में? अंकु नो सर। नहीं लिया अभी तक? नो सर, अभी नहीं मिला। यस सर, हमको मिल गया। अभिनव आप ले लिए है? यस सर। सर बुक में सर दूसरा और कुछ सा टॉपिक दिया हुआ। चलिए, तो इसमें आपको हाउ टू कंप्यूट HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चे, ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। इसमें आपको हम समझाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट हाउस रेंट अलाउंस, यानी हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है उसमें से कितना अमाउंट टैक्सेबल है और कितना अमाउंट क्या है
एग्जेम्प्टेड है। ये हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच से भी समझेंगे। लिख लिए? तो सबसे पहले इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बच्चे ध्यान समझना, हम बोर्ड पर चल रहे हैं, थोड़ा इसको याद रखना है। लिखिए तो, हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल HRA। हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल HRA या कंप्यूटेशन ऑफ। क्योंकि देखो 2 पॉइंट, अगर मान लो 10,000 रुपया हम रिसीव किए और मुझे ये पता चलना है कि 4,000 इसमें से क्या है, एग्जम्प्टेड है। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि 6,000 रुपया जो HR है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। यस या नो, बोलो बच्चे। ये पॉइंट अभी समझ में आया सही बच्चे को? अभी जो हम समझाए बोर्ड पर, टोटल हम रिसीव कितना किए, 10,000, और इस 10,000 में से आपका एग्जम्प्टेड कितना हो गया, 4,000। तो इसका मतलब कितना पर टैक्स देना पड़ेगा आपको, ग्रॉस सैलरी में कितना ऐड होगा? 6,000। आवाज नहीं आ रहा है क्या अभिनव? आ रहा है सर। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। चलो एक प्रैक्टिकल से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन को हम लोग को याद रखना है। एक तो HRA रिसीव लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लिस्ट ऑफ द 3 अमाउंट, 3 अमाउंट को देखना है, तीनों में से जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये 3 कौन कौन सा है? तो फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग, पहले समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिकल हम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर कर देंगे। इसमें आपका हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट होगा HRA रिसीव, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव। आप रिसीव कितना HRA कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट होगा कि रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि 40% या 50% ऑफ रेंट, यानी जितना आपका बेसिक आएगा, बेसिक 40% या 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कैलकुलेट करते समय इसमें बेसिक सैलरी लेंगे, उसके बाद डियरनेंस पे, डीए नहीं, डियरनेंस अलाउंस नहीं, डियरनेंस पे लेते हैं। उसके बाद हाँ, डियरनेंस अलाउंस भी लेंगे, लेकिन अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंप्यूट किया जाता है तब। और एक है कमीशन, कमीशन को भी इसमें शामिल करते हैं। इस पूरे अमाउंट को शामिल कर देंगे, तब आपका जो आएगा उसका 10% या 40%, 10% वहां कैलकुलेट करेंगे सेकंड लाइन में, और 40 या 50% करेंगे थर्ड में। तो 40% वहां करते हैं जहां पर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं होता है, और 50% जो है सो आपको चारों महानगर में, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, अगर यहाँ का हो तो फिर 50%, अदरवाइज रेस्ट ऑफ इंडिया 40%। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे सभी कोई, उससे क्लियर हम करेंगे। अब थोड़ा इसको पढ़ेंगे बच्चे आप लोग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट HRA रिसीव, हाउस रेंट। हाउस रेंट अलाउंस कितना आप रिसीव किए,
सेकेंड पॉइंट था 10% ऑफ क्या, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% सर ऑफ, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। लिख लो, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा पॉइंट में है 40% या 50% ऑफ सैलरी। सर ये एचआरए कैलकुलेट करते समय ऐसे पॉइंट वाइज करना है। हाँ ध्यान रखना है, तभी आपको बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सर ये डीए है जो सर, उसको सर कैसे ऐड, मतलब डीए तभी आता है जब वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी का होगा, या रिटायरमेंट बेनिफिट, वो क्वेश्चन के बाद में लिख देगा आपको, जब डीए लिखा लिखा हुआ रहेगा ना, तो डीए सर ये तो सर पेंशन उनसन में सर ऐड होता है ना डीए, क्या, पेंशन उनसन सर जो पर्सन को मिलता है उसमें भी डीए नहीं सर। पेंशन अलग चीज है, वो सब शामिल नहीं करेंगे, हम लिखवा देते, नोट करवा देते आपको। डीए लिख देगा क्वेश्चन में कि 900 पर मंथ, और उसके आगे में लिख देगा ब्रैकेट में कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्या, बेसिक सैलरी। तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, या आपको ये लिख देगा कि ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट। इस तरह का लैंग्वेज अगर लिख देगा तो आपको डीए को भी लेना है। यस सर। और डियरनेंस पे रहेगा तो वो तो आएगा, उसमें तो कोई माने समझने की बात ही नहीं है कि नहीं लेना है कि लेना है, वो हमेशा आता ही है, Yes, उसको sir. टैक्स से वो उसको लेना ही पड़ेगा आपको। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो, कंप्यूट exempted amount of compute exempted amount of, पढ़ते हैं लिखो। आप क्या करोगे, तो सर लिख नहीं रहा था इसीलिए बोलो। अमाउंट ऑफ सर, compute exempted amount of HRA in each of the following cases, in each of the following cases। यस सर। एक काम करते हैं बच्चे, हम लोग ग्रुप में आप लोग को हम सेंड करते हैं, ठीक है। यस सर। एक सर आप सॉल्व करके बता दीजिए बस। देखेंगे सही बच्चे, आ गया सर। और इसी को बनाना है
लिख लिए, देख लिए क्वेश्चन। यस सर, देख लिया। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि द एसएससी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई एट भोपाल 7500 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 2700 पर मंथ, 2700 एचआरए 600 पर मंथ। ही resides is क्या इन हिज टाउन हाउस। अपना हाउस में रहता है। हाँ मतलब ये समझिए कि जो एसएससी है वो अपना खुद का मकान में रहता है, अतः जो हाउस रेंट अलाउंस है इसके संबंध में उस एसएससी को अतः यदि आपको एसएससी स्वयं के मकान में खुद का मकान रहता है, अतः मकान किराया जो अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस के संबंध में कोई भी राशि करनी नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। ये आपको उसके वेतन में ऐड किया जाएगा, सैलरी में ऐड किया जाएगा। तो 2 नंबर से आपको निकलेगा जो बताए हैं, क्योंकि ये देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना बच्चे, ऊपर में देखो। यस सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर ये तो खुद का हाउस में रहता तब भी तो मिलेगा सर एचआरए का। क्या बोले? एचआरए का सर जो अलाउंस है वो तो इसको मिलेगा ना सर, ये खुद का हाउस में भी रह रहा है। नहीं, उसको छूट मिले, इसमें टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी में। हाँ, टैक्सेबल तो नहीं है। टैक्सेबल जब हो गया तो फिर छूट क्या मिला बोलो? टैक्सेबल नहीं होगा सर, नो टैक्सेबल। यस सर। कोशिश कीजिएगा सही बच्चे, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम है ना, क्या प्रत्यय है? सैलरी का तो फिर भी 10% सर होगा ना। हाँ तो इसमें नहीं होगा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन है ना, जो सेकंड थर्ड कंडीशन जो बताए हैं भेजे हैं, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। सर एक बार सी नंबर समझा दें। सर एक बार एग्जांपल बता देते हैं इसका। ये नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे बता देंगे ऑन बोर्ड। ओके फेस टू फेस यस इंटरेक्शन। सर, लाइव ऑफलाइन में पता चलेगा। ऑनलाइन में समझ नहीं पाएगा। अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।